हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट अड्डा 247। मैं पूजा शर्मा, आपकी कॉमर्स मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर हमने कॉमर्स का एग्ज़ाम तो हो चुका है, मैनेजमेंट का जो है होना बाकी है। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर आए हैं जो आपके मैनेजमेंट और कॉमर्स दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। अब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में मतलब क्या, जैसे कि कई बार जैसे ना ईपीआरजी मॉडल बच्चों को समझ में नहीं आता है, बच्चों को फेमा के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो इस तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं आपको थोड़े हेल्पफुल रहें, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि भाई इस वीक इस तरह से ही आपका क्या करें, ये टॉपिक्स जो हैं आपको करवाते रहें, जिससे आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत है ना छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज मिल जाए। जो बच्चा जून की प्रिपरेशन कर रहा है उनके लिए भी थोड़ा सा बेनिफिशियल होगा कि भाई आप जो जून की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये टॉपिक्स पहले से ही जो है आप पढ़ रहे हो, तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कई बार हम छोटे छोटे टॉपिक्स कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाते हैं, कहीं में छूट जाते हैं। इतना हमारे पास नेट का जो है कह लो कि कंटेंट रहता है। जैसे देखो, एक चीज़ यहाँ पर बता देती हूँ कि भाई आपका जो कंटेंट है, आपको यूजीसी ने जो भी कंटेंट, फिलहाल मेरे पास पेन नहीं है, चलिए, यूजीसी का जो भी आपका मेन अगर मैं बताऊं कि जो भी इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया, पूरे सम अप करके इन्होंने छोटे छोटे आपको टॉपिक दे दिए, भाई यहाँ से आपको जो है कोर्स आता है। लेकिन आपका कोर्स बहुत ज़्यादा यूजीसी नेट का, अगर आप मानिए कि भाई आपको जब कोई रिसर्च करने जा रहे हो या आप प्रोफेसर बनना है, तो ऑब्वियसली बात है कि कंटेंट बहुत ज़्यादा आपको चाहिए होता है। आपको पढ़ना होता है कि किस ऑथर ने क्या कहा है, अगर ये कहा है तो इसको किसी ने इसका कोई एक्सेप्शन भी बताया होगा, इसने किसी को मतलब कह लो कि भाई इसका किसी ने कैसा एक्सटेंशन कुछ थ्योरी भी बताई होगी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें हमारी छूट जाती हैं। तो आप इन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की हेल्प से वो कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि भाई हमें ऐसे ही अदर टॉपिक्स जो हैं वो और पढ़ने को मिले, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर हम लेकर आए हैं बुक्स। कॉमर्स की और पेपर 1 मैनेजमेंट, इनकी बुक्स हम जो है आपके लिए लेकर आए हैं। आपको कॉमर्स का बुक है, मैनेजमेंट की भी बुक जो है आपकी अब लॉन्च हो चुकी है, तो मैनेजमेंट की बुक भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगी। आप हमारी वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो और बुक्स परचेज कर सकते हो। कैसे बुक परचेज करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए, यहाँ पर जब आप जाएंगे गूगल क्रोम पर, तो गूगल क्रोम पर यहाँ पर वेट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पर आपने टाइप किया अड्डा 247, ठीक है। अड्डा 247 पे आप यहाँ पर जब देखोगे तो यूजीसी पे आप जाना, हमारा मेन नेम है यूजीसी, तो यूजीसी तो भाई यूजीसी पे गए। यहाँ पे आपको जून दिख रहा है, यहाँ आपको डायरेक्ट देखो जून में आपको बुक्स दिखेंगी। बुक्स ये रही है हमारी, सारी बुक्स आपको यहाँ देखने को मिल रही है। कॉमर्स है, कॉमर्स के मतलब केवल कॉमर्स है, के कॉमर्स के साथ में पेपर 1 का कॉम्बो भी मिल रहा है। तो जो बच्चे पेपर 1 की बुक्स भी लेना चाहते हैं और पेपर 2 की बुक्स भी लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ से ले सकते हैं। इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर के साथ भी पेपर 1 है। फिर उसके बाद यहाँ पे पेपर 1 अलग से आपको मिल रहा है और यहाँ पर आपका मैनेजमेंट की बुक्स मिल रही हैं। तो आप इसको कैसे परचेज कर सकते हैं, चलिए। कॉमर्स का अगर हम देखते हैं कि अगर आपको क्या चाहिए, कॉम्बो चाहिए, तो आप उसको कैसे परचेज करेंगे। हमारे पास 6 बुक्स जो हैं वो है कॉमर्स की और 3 बुक्स जो हैं वो है हमारे पास पेपर 1 की। तो टोटल मिला के 9 बुक यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, ठीक है। कॉमर्स पेपर 1 के 2 वॉल्यूम और उसके सॉल्व पेपर्स, 5 वॉल्यूम कॉमर्स के और उसके सॉल्व पेपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे परचेज कर सकते हो, टोटल अभी आपको यहाँ पे जो है 1799 का मिल रहा है, मतलब 1800 रुपये का आपको यहाँ पे मिल रहा है। आप कैसे इसको परचेज कर सकते हैं, आप यहाँ पे मेरा जो कूपन कोड है वो लगा सकते हो, जो कि है Y634, Y634, S लगाना मत भूलना, Y634S, ठीक है। Y634S लगाएंगे तो आपको यहाँ पर 22% डिस्काउंट जो है देखने को मिलेगा, मतलब 1400 रुपये में आपको ये सारी बुक्स, 9 बुकें आपको जो है यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर इतना ये डिस्कस करने के बाद अब चलते हैं हमारे कंटेंट के ऊपर। तो आज का कंटेंट क्या है, आज हम पढ़ने वाले हैं आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा। आज क्या पढ़ने वाले हैं, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आपने सबने पढ़ा होगा कि भाई फेमा जो है क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। यहाँ पर इससे पहले क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट था, फेरा था, है ना। तो उसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और क्या यहाँ पर जो है फेमा और फेरा के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि भाई आपका जो फेमा है वो कब आया है।
फेमा आपका आया है 1 जून 2000 में। कब आया है? 1 जून 2000 में। 1 जून 2000 में आपका फेमा जो है लागू किया गया था। सॉरी, इसने किसको रिप्लेस किया था? इसने रिप्लेस किया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट आपका फेरा को, जो कि 1973 के अंदर था। ठीक है, 1973 के अंदर लागू हो गया था। आपका फेरा को इसने क्या किया? इसने फेरा को जो है यहाँ से रिप्लेस किया। पहले फेरा जो था वो चलता था, ठीक है, पहले फेरा हम यूज करते थे, फेरा को इसने रिप्लेस किया और फिर हम लेके आए फेमा, जो कि है आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अब आप बोलोगे भाई मैम आपने तो मुझे हमें डेट्स तो बता दी, लेकिन ये तो बताया ही नहीं फेमा होता क्या है, एक्चुअल में फेमा क्या है, क्या काम है फेमा का, वो भी हम देखेंगे। देखो फेमा क्या है। सबसे पहले फेमा मतलब एक एक्ट ऐसा, मतलब एक ऐसा एक्ट था जो पार्लियामेंट ने पास किया। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्लियामेंट जो है एक्ट कैसे पास करती है? आपको पहले जब आप एक्ट बनाते हो ना, तो एक्ट के अंदर क्या होता है, आपका पहले जैसे बिल पास होता है, जैसे बिल आता है, आप बिल बनाया, उस बिल को आप दोनों हाउसेस के पास लेके जाते हो। दोनों हाउस कौन से होते हैं? कौन से दो हाउस हैं हमारे? लोकसभा और राज्यसभा। पहले आप जाते हो आप राज्यसभा के पास, राज्यसभा जैसे पास करता है लोकसभा के पास, लोकसभा जब बिल पास कर देता है तो आप जाते हैं पार्लियामेंट के पास। अब जब पार्लियामेंट में देखा जाता है कि भाई क्या है क्या नहीं है, प्रेसिडेंट देखता है, तो वहां पर प्रेसिडेंट को सही लगता है कि भाई ये बिल पास होना चाहिए, तो फिर वहां पे वो बिल पास किया जाता है, जिसको बना दिया जाता है एक्ट। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे पार्लियामेंट ने जो है फेमा एक्ट पास किया था। क्यों? टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज। मेनली इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो लॉ है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके, उसमें चेंजेस लाके, लॉ के अंदर थोड़ा चेंजेस लाके इन्होंने पहले सारा लॉ जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो लॉ है उसको कंसोलिडेट किया, मिलाया, और उसके अंदर जो भी आपको अमेंडमेंट लाने थे वो अमेंडमेंट लेके आए। The objective of facilitating external trade and payment for promoting orderly development and maintenance of foreign exchange in India। देखो यहाँ पर क्या कहता है, शॉर्ट में अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये कहता है कि आप क्या कर रहे हो, आप फॉरेन एक्सचेंज को मेनली प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, कि आप जो भी मेन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप एक्सटर्नल जो है ट्रेड आराम से कर सकें, आप यहाँ पे एक्सटर्नल ट्रेड आराम से कर सकें, और जो भी आपको पेमेंट वगैरह करनी होती है जब आप फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो, या फिर आप कहो कि एक्सटर्नल ट्रेड जब कर रहे हो, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है वो इजीली हो जाए। ठीक है, वो क्या हो, ऑर्डरली और इजीली हो जाए, प्रॉपर तरीके से जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज हो जाए। ठीक है ना, इनका नाम से ही पता चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। आपका जो भी फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ जो है आपका वो हो, प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर अच्छी तरह से आप देख दिखा के आप जो है फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो, जब आप एक्सटर्नल ट्रेड कर रहे हो, मतलब ट्रेड कर रहे हो तब की बोल रहा है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बोलता है आपके है ना दो अथॉरिटीज यहाँ पे बोली जा रही है कि भाई यहाँ पे दो अथॉरिटीज हैं जो क्या कर रही हैं, इसको रेगुलेट करती हैं। एक अथॉरिटी है कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो इसको कंट्रोल करती है, एक है इम्प्लीमेंटिंग जो एक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। यहाँ पे कई बार आपके जो है देखो ऐसा नहीं है कि जो अथॉरिटी कंट्रोल करे वही उसको एक्ट को इम्प्लीमेंट करती हो, तो यहाँ पर आपके जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी अलग है, इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी अलग है। कंट्रोलिंग अथॉरिटी कौन है, कंट्रोल कौन कर रहा है, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कंट्रोल करता है फेमा को, आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। क्यों? देखिए हम डील कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज में, मतलब करेंसी में, मनी में, है ना, इन सब में हम जब डील कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज हो रहा है हमारा, तो इसको कंट्रोल करना कि भाई कितना होना चाहिए, कितना हमारा जो है नहीं होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज, वो सब चीज़ें देखना, प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो देखना, वो सारा काम करता है आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि आरबीआई हमारा सारा मॉनेटरी कंट्रोल, ये सब चीज़ें हमारी जो है सब मॉनेटरी पॉलिसीज वगैरह के बारे में जो है आपका आरबीआई देखता है। तो यहाँ पर भी जो कंट्रोलिंग है वो क्या कर रहा है, वो आरबीआई करता है। वही बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी की, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट। डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट मतलब कौन जो है एक्ट को एनफोर्स कर रहा है, कौन एक्ट जो है चला रहा है, कौन एक्ट को रेगुलेट कर रहा है, वो सब हम यहाँ पे देखते हैं। तो आपको कौन करता है इम्प्लीमेंट, डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट जो है यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करता है। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, आपका यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन एक्ट के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज
एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट क्या करता था, क्यों इसको रिप्लेस किया गया, मेनली जो है ये क्या ऐसा क्या काम करता था फॉरेन रेगुलेशन एक्ट, देखते हैं। फेरा जो है आपका कब यहाँ पे बनाया गया, 1973 के अंदर जो है इसको बनाया गया। फेरा को 1973 के अंदर बनाया गया और ये कब इनेक्ट हुआ था आपका 5 जनवरी 1974, 5 जनवरी 1974 को ये क्या हो गया आपका केम इनटू फोर्स, ये जो है आपका लागू हुआ। इट वॉज अमेंडेड बाय फेरा 1993। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि 73 में बना था तो वैसा का वैसा ही रहा, इसको हमने 1993 के अंदर जाके फिर चेंज किया, इसके अंदर फिर हमने अमेंडमेंट की है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया। देखो लॉ एक ऐसी चीज है जो टाइम टू टाइम क्या करता है, अमेंडमेंट आता रहता है। अब देखो आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स में आपके क्या हो रहा है, जब बजट आया तब स्लैब रेट चेंज हो जा रही है, तो आपका क्या है, अमेंडमेंट आते रहते हैं। तो सिमिलरली आपका पहले ये 1973 के अंदर बना था, इसको अमेंड किया 1993 के अंदर, ठीक है, और बाद में इसको तो रिप्लेस कर दिया गया जो कि 2000 के अंदर फेमा ने, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक आपको डेट्स याद होनी चाहिए, 73 में बना, 93 में अमेंड हुआ और 2000 के अंदर तो फिर इसको रिप्लेस कर दिया गया। द आइडिया एज टू रेगुलेट द फॉरेन पेमेंट्स, यहाँ पे मेनली क्या था कि आप यहाँ पे ये था कि भाई आपका ये था कि आप फॉरेन पेमेंट्स को रेगुलेट करना चाहते हो, रेगुलेट द डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटीज एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द नेशन। आपका आइडिया क्या था कि फेमा लाने का क्यों था कि भाई हम फेमा इसलिए लेके आ रहे हैं कि हमें फॉरेन पेमेंट्स को रेगुलेट करना है, हमें फॉरेन एक्सचेंज सिक्योरिटी जो है इनमें डील करना है, मुझे जो है फॉरेन एक्सचेंज कंजर्वेशन वगैरह इन सब चीज़ों को जो है देखना है, इन सब चीज़ों पे कंट्रोल करना है, इन सब चीज़ों का मैनेजमेंट करना है। तो मेनली फेरा को इसलिए रिप्लेस किया गया। यहाँ बोलता है द फेरा एक्ट वाज इंट्रोड्यूस एट द टाइम व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेक्स ऑफ द कंट्री वर लो। देखो इन्होंने एक चीज़ कही कि फेरा जो है आपका कब आया था, फेरा तब आया जब आपका जो फॉरेक्स था, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो बहुत कम था, ठीक है। आपकी रेट क्या होती है भाई, आप किस तरह से आए ना, आप फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो, आपका फेरा तब आया था जब फॉरेक्स बहुत कम हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो था आपका बहुत लो हुआ करता था, उस दौरान जो है आपका क्या लेके आया गया था, फेरा एक्ट लेके आया गया था। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आपका जो है फेरा को कुछ नाम दिए गए थे, फेरा को है ना एक नाम दिया गया जो था ड्रैकोनियन एक्ट। ड्रैकोनियन एक्ट यहाँ इसको बोला गया, क्यों ड्रैकोनियन एक्ट बोला गया फेरा को, ड्रैकोनियन एक्ट जो है आपको नाम दिया गया फेरा को बाय द एक्सपर्ट्स, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा था, ये आपके इंडिया जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, इसको अच्छे से देख लीजिए, क्या फेरा क्या नुकसान दे रहा था आपको। फेरा यहाँ पे जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी इसकी ग्रोथ में और इसकी मॉडर्नाइजेशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, हिंडर कर रहा, मतलब मेनली क्या है, जैसे अब आप कहो कि हम डेवलप होना चाह रहे हैं लेकिन कुछ चीज़ जो है हमें रोक ले रही है, तो फेरा भी वही चीज़ था कि भाई फेरा क्या कर रहा था, इंडियन इंडस्ट्री की जो डेवलपमेंट थी या ग्रोथ थी उसको यहाँ पर हिंडर कर रहा था, रोक रहा था, मतलब मॉडर्नाइजेशन की तरफ जो है हमें नहीं आगे जाने दे रहा था। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको फिर हटाएंगे, कि जब जो चीज़ हमें किसी चीज़ को करने से रोक रही है या फिर हमारे डेवलपमेंट से रोक रही है तो वही चीज़ हमें हटानी है, तो इसलिए फिर फेमा लेके आया गया। फेरा gave unbridled power to the enforcement directorate to arrest any person, search any premise, seize document and start proceedings against the person। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, यहाँ इन्होंने बोला कि भाई जो फेरा था, फेरा ने क्या किया, देखो आपने सारे एक्ट के अंदर आप पढ़ते होगे कि पनिशमेंट मिलती है, ठीक है, आप सारे एक्ट के अंदर पढ़ते हुए कि पनिशमेंट मिलती है, पेनल्टीज लगती है आपको, मतलब जो है जेल हो सकती है, 3 साल की इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आपको पेनल्टी लग सकती है। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे फेरा बोलता है कि यहाँ पे फेरा क्या कर रहा है, इन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो था उसको हमने अभी पढ़ा, कौन था यहाँ पे जो कि इम्प्लीमेंट करता है एक्ट को, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को क्या किया, इन्होंने इतनी पावर दे दी कि यहाँ पे जो डायरेक्टरेट क्या कर सकते थे, आपकी बिल्डिंग को सर्च, आपने देखा है ना, सर्च पे आ जाते हैं लोग, देखने आ जाते हैं, तो आपके प्रीमाइसेस को देखने लोग आ सकते थे, मतलब अथॉरिटी मेनली डायरेक्टरेट जो था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो था, इनके लोग जो है आपके प्रीमाइसेस को देखने आ सकते, सर्च करने आ सकते थे, आपको अरेस्ट भी, तो किसी पर्सन को अरेस्ट भी कर सकते, अगर उन्होंने कुछ देखा करा है तो वो उसको अरेस्ट भी कर सकते थे।
डॉक्यूमेंट सीज कर लेते थे, क्या आपको भाई आप अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखोगे, डॉक्यूमेंट सीज कर लिया करते थे। स्टार्ट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट जो है अगर इनको कुछ सबूत मिल रहे हैं या कुछ भी चीज़ होती है तो उसको केस कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो है फिर प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आपके साथ हो सकती थी। भाई डायरेक्टर उस वक्त फेरा के अंदर जो है आपके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर मिली थी, तो पावर ऑब्वियसली बात, जब पावर मिली है तो वो जो है ये सब काम कर सकता था। The contravention under FERA was treated as criminal offense and the burden of proof was on the guilty. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे अगर आपने फेरा एक्ट के अंदर कुछ भी आपने ऐसा करने की कोशिश की, आपने उसको क्या किया, आपने उसके अंदर जो है कॉन्ट्रावेंशन किया, भाई अगर आप बिल्कुल भी उसमें इंटरवीन कर रहे हो, बिल्कुल आपने यहाँ बात नहीं मानी है, तो फेरा एक्ट के अंदर जो है आपको यहाँ पर उसको क्रिमिनल ऑफेंस बोला जाता था। क्या बोला जाता था? क्रिमिनल ऑफेंस बोला जाता था। ठीक है, तो ये हमारा फेरा के बारे में यहाँ पर आपको मिल गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। फेमा पे हमने काफी सारा डिस्कशन कर लिया फेरा के ऊपर, अब बात आती है फेमा पे। फेमा क्या है? फेमा मतलब मेनली आपका अगर हम बात करें कि फेमा के ऑब्जेक्टिव क्या है फेमा? फेमा आपको क्या करता है? इट फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स। ये क्या कर रहा है? आपको यहाँ पर जो भी अगर आप चाहते हो, कोई भी एक्सटर्नल ट्रेड करना चाहते हो या पेमेंट करना चाहते हो, उसको प्रॉपर देखता है। फेमा मेनली क्या है? कंट्रोल कर रहा है आपके एक्सटर्नल ट्रेड जो है उसको रेगुलेट कर रहा है, आपके जो भी पेमेंट वगैरह है वो यहाँ पर देख रहा है कि क्या आप प्रॉपर तरीके से जो है कुछ पेमेंट वगैरह है तो वो आप प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स जो है उसको यहाँ पर क्या कर रहा है? ये आपका फैसिलिटेट करता है। It promotes orderly maintenance of the foreign exchange market in India. इंडिया के अंदर जो भी आपका कह लो कि ऑर्डरली आपका मेंटेनेंस जो है, फॉरेन एक्सचेंज का मेंटेनेंस जो है, आपका इंडिया के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है उसको प्रॉपर तरीके से कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाना है, वो चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। ठीक है, कि कैसे आप जो है क्या कर रहे हो, कैसे आप जो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को मेंटेन करके चल रहे हो, आपके एक्सचेंज रेट्स के बारे में, आप किस तरह से जो है ट्रेड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो है फिर फेमा यहाँ पर देखता है। फेमा बोलता है कि आपके क्या है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। कैसे? आज अगर कोई भी चीज़ होती है, आपका कोई भी एक्सटर्नल ट्रेड से रिलेटेड अगर आप कोई भी पॉलिसी लेके आते हो या कुछ भी आप कर रहे हो ऐसा कि जैसे आपने कोई भी पॉलिसी लेके आए हो या आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई है, तो आपके बीच में और जो पब्लिक है, जो ट्रेड कर रहा है, जो आपका बिजनेसमैन है, उनको इन सब चीज़ों के बीच में ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आप देखो कई बार क्या होता है, अगर आप कोई पॉलिसी लेके आते हो, कुछ भी स्ट्रैटेजी लेके आते हो, कुछ भी चेंज करते हो, अगर आप नहीं बता रहे हो पब्लिक को, तो फिर यहाँ पे क्या होता है, अब उसका आप लोग क्या करेंगे? लोग वो काम करेंगे और आपके फिर वायलेशन होगा उसका। तो इससे अच्छा है कि आप क्या करो? ट्रांसपेरेंसी रखो हर चीज़ में, चाहे आपका कुछ भी चीज़ हो उसके बीच में आपके क्या होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फेमा कहता है कि भाई आप जब डील करो एज अ बिजनेसमैन, अगर मैं बोलूँ तो मैं कोई भी ट्रेड करना चाहती हूँ, जब मैं कोई ट्रेड करना चाहती हूँ तो मैं उसमें क्या रखूँ? मैं उसके अंदर है ना ट्रांसपेरेंसी रखूँ, सीधी मतलब साफ साफ चीज़ें जो हैं वहाँ पे बोल दूँ कि भाई देखिए ये चीज़ है, इस तरह से ट्रेड करना है, या मेरा ये रेट मुझे मिल रही है, ये क्या है, हर चीज़ मुझे बताऊँ। कई बार क्या होता है, लोग है ना टैक्स बचाने के लिए या फिर कुछ भी मान लीजिए हर अपने सेविंग्स करने के लिए जो है लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कुछ चीज़ों से बचने के लिए जो है डिस्क्लोज नहीं करते हैं। तो वही यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आप क्या करो? ट्रांसपेरेंसी रखो चीज़ों के अंदर, जिससे क्या होगा, यहाँ पर आपके एक्ट के अंदर इन्होंने बोल दिया कि भाई आप हर चीज़ साफ रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको चीज़ें जो है रेगुलेशन के लिए या अदर चीज़ों के लिए आपको हेल्प मिल सकती है। ये फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करता है। भाई ये कहता है कि आपको जितना ट्रेड करना है उतना ट्रेड करिए। ठीक है, तो मतलब फॉरेन ट्रेड को भी क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है कि भाई आगे बढ़ा रहा है कि आप फॉरेन ट्रेड करना चाहते हो तो आगे करो, है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है इट लिबरल द फॉरेन पॉलिसीज फॉर इन्वेस्टमेंट। इस एक्ट ने क्या किया, यहाँ पे पहले क्या होता था, अगर जैसे अभी सपोज करो हमें पैसा लगाना है कहीं पे भी, मुझे किसी भी फॉरेन कंट्री में मतलब मुझे पैसा लगाना है बाहर, तो बहुत सारी चीज़ें जो है मुझे वहाँ करनी होती थी। कई बार है ना ये पैसा इन्वेस्टमेंट करना एक हेडेक हो जाता था। यार हमें लगता है कि यार हम क्यों करें,
हेडेक है ये। हम कई बार तो इवन हम हमारे इंडिया में स्टॉक में भी अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें ये लगता है कि यार ये हेडेक है एक नाम, मतलब एक मतलब वो नहीं है कि बार बार कभी पैसा बढ़ रहा है कभी गिर रहा है, बहुत मतलब एक होता है ना कि हमें हमारे लिए क्या होता है यार बहुत बड़ी टेंशन की चीज़ है इसको करना। तो सिमिलरली जब मुझे कहीं बाहर पैसा लगाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जब हम हमारे कंट्री के अंदर लगाने में इतना सोच रहे हैं तो मुझे जब बाहर कहीं पैसा लगाना है, कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट करनी है, तो मैं उसमें 50 बार सोचूंगी मैं यार मैं नया हेडेक ना पाल लूँ। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर क्या होता है, अब आपका फेमा ने क्या किया, आपके जो भी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज थी, जो भी आपके इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज थी, उनको यहाँ पे क्या किया, लिबरल कर दिया। ठीक है, लिबरल कर दिया कि आप क्या कर सको, आप यहाँ पे इन सब चीजों को जो है अच्छे से कर सको। अगर इफ़ यू वांट, आप चाहते हो कि भाई मुझे फॉरेन इन्वेस्टमेंट मिले, मैं फॉरेन कंट्री जो है वहाँ पे जाके इन्वेस्ट करूँ, ट्रेड करूँ, तो मेरे को यहाँ पे लिबरल हो, लिबर्टी मिले, मैं अपने हिसाब से काम जो है कर सकूँ, मतलब लीनियंट हो जाए चीज़ें, जो रूल्स रेगुलेशन जो फॉर्मेलिटीज हो रही हैं वो थोड़ी सी लीनियंट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये आपके फेमा के ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेनली देखो हम यहाँ पे बात करते हैं कि यार आज अगर हम डेवलप करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि इंडियन इंडस्ट्रीज डेवलप करे, ग्रोथ हो इंडियन इंडस्ट्रीज की, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अब जो है अपने जो बॉर्डर्स हैं उनको तोड़कर कुछ आगे वर्क करने की कोशिश करें। ठीक है ना, कुछ आगे चीज़ें वर्क करें, कुछ ग्रो करने की कोशिश करें। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि भाई आपके फेमा के जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब मेनली फेमा जो है वो क्यों आया है वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि क्या काम था फेमा का, क्यों यहाँ पे फेमा जो है लेके आया गया। ओके, चलिए अब यहाँ पे ना फेमा के कुछ मेन प्रोविजंस हैं, कुछ प्रोविजंस है कि भाई क्या करता है फेमा, किस में डील कर रहा है। फर्स्ट, यहाँ पे फेमा जो है वो डील कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। किस में डील कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर जो है डील करता है। सेक्शन 3 फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील कर रहा है। ये क्या बोलता है, आप यहाँ पे जो है अगर आप कोई भी फॉरेन एक्सचेंज डील इन एंड ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज, आप कोई भी फॉरेन सिक्योरिटी या फॉरेन एक्सचेंज करना चाहते हो, कोई ऑथराइज पर्सन जो है वो करना चाहता है तो वो कर सकता है। वो ये सारी चीज़ें ना आपके फेमा के अंतर्गत मतलब होंगी, इस एक्ट के अंडर ये सारी चीज़ें आएंगी। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हो तो इस एक्ट के अंतर्गत ही आपको करना पड़ेगा। पेमेंट टू मेक एनी पेमेंट और टू क्रेडिट एनी पर्सन, मतलब आप जब इंडिया से बाहर कोई भी पर्सन रह रहा है उसको अगर आपको कोई पेमेंट करनी है या उससे आपने कोई उधारी लिए क्रेडिट लेना देना है तो वो भी यहाँ पर देखा जाएगा। Receive otherwise through an authorized person any payment or by an order on the behalf of any person resides outside India। यहाँ पे कई बार क्या होता है, बाहर कोई पर्सन रह रहा होता है, उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन जो है पैसा लेके आ रहा होता है, तो उसको भी यहाँ पर जो ये सारी चीजें, आपको कोई भी पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज बोल रहा है मेनली, आपको अगर कोई भी पैसा यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, अगर मनी एक्सचेंज हो रहा है किसी भी मैटर में, तो वो सब कुछ जो है यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, आप कोई फॉरेन एक्सचेंज कर रहे हो तो वो सारी डीलिंग्स जो है यहाँ पर होंगी। नेक्स्ट चलते हैं, आप अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज होल्ड करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, अपने पास रखना चाहते हो, अक्वायर करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, मतलब मेनली ये सारी चीजें। अब देखो, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, कोई जो पर्सन इंडिया के अंदर रेजिडेंट नहीं है, नो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया shall acquire, hold, own, possess and transfer any foreign exchange, foreign security या कोई भी immovable property situated outside India। यहाँ कह रहा है कि कोई भी पर्सन जो इंडिया का रेजिडेंट है वो कोई भी प्रॉपर्टी जो कि बाहर है उसको ना तो वो होल्ड कर सकता है, ना अक्वायर कर सकता है, ना ही पजेस कर सकता है। ठीक है, ये आता है आपका सेक्शन 4 के अंदर। ओके, नेक्स्ट आता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस। क्या आता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, आपके करंट अकाउंट से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसके बारे में यहाँ बताया गया है। एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज to or from an authorized person if such sale or withdrawal is a current account transaction। देखिए यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे जो कोई भी जब कोई भी पर्सन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज क्या कर सकता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज कर सकता है या बेच सकता है, कोई भी सिक्योरिटीज वगैरह को सेल कर सकता है, अगर वो क्या है यहाँ पे किससे कर रहा है, वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कर रहा है, अपने करंट अकाउंट से जब वो ट्रांजेक्शन कर रहा है। मेनली अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कोई सिक्योरिटी बेचूं या सिक्योरिटीज में डील करूँ, सिक्योरिटी को बेचूं, तो वो मेरे किससे होना चाहिए, वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए मेरे करंट अकाउंट से। किससे हो वो ट्रांजेक्शन, मेरा करंट अकाउंट से होना चाहिए, ये फेमा बोलता है।
नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। ये क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सब्जेक्ट सेक्शन। आपका जो है यहाँ पे सब्जेक्ट सेक्शन 2 के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि कोई भी पर्सन अगर सेल कर रहा है या ड्रॉ कर रहा है फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथराइज्ड पर्सन, तो वो कैपिटल अकाउंट में भी कर सकता है। तो यहाँ इन्होंने बोला कि अगर आपको कोई भी ट्रांजेक्शन करने हैं आपके फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, आप कोई सिक्योरिटीज ड्रॉ करना चाहते हो या फिर कोई बेचना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अपने कैपिटल से और करंट से दोनों अकाउंट से जो है ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको ये 4 प्रोविजंस यहाँ हमने देख लिए। पहला तो आप क्या कर रहे हो, फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है, आपको जो है आप कोई भी जो है यहाँ पे कह लो कि सिक्योरिटीज वगैरह ये सब चीज़ें अगर परचेज और सेल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कोई भी पर्सन बाहर रह रहा है, इंडिया से बाहर, अगर उससे कोई भी पैसा मंगवाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप कोई भी पर्सन जो इंडिया के अंदर रह रहा है वो कहीं बाहर फॉरेन कंट्री के अंदर अगर कोई भी प्रॉपर्टी को क्या करना चाहता है, अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज ट्रांसफर करना चाहता है, एक्वायर करना चाहता है, होल्ड करना चाहता है, या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो अगर लेना चाहता है मेनली, उसको जो है आउटसाइड इंडिया वो नहीं कर सकता है। आपका दोनों मतलब कौन कौन से अकाउंट जो यूज हो रहा है, करंट अकाउंट और आपका जो है कैपिटल अकाउंट आप यहाँ पर यूज कर रहे हो। देन बोलता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेक्शन 7 बोलता है आप यहाँ पे अब गुड्स और सर्विसेज का अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो एवरी एक्सपोर्टर शेल फर्निश टू द आरबीआई। आरबीआई को सारी चीजें, हर एक्सपोर्टर को आरबीआई को सारी चीजें बतानी चाहिए, और such other authority and a declaration in such a manner as may be specified or other information as specified। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहते हो, अगर आप कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर हर चीज़ जो है डिक्लेरेशन देना है। आपको अथॉरिटी को, जो भी आपकी अथॉरिटी है उसको आपको जाके क्या करना चाहिए, आरबीआई या जो भी अथॉरिटी है उसको जाके आप सारी चीज़ें जो है फर्निश करो, मतलब सारी चीज़ें बताओ। रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप अगर फॉरेन एक्सचेंज का रियलाइजेशन करना चाहते हो तो सेम एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट दैट, क्या बोल रहा है इसके अंदर, वेयर एनी अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज ड्यू। आपका अगर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज का अमाउंट ड्यू है या अक्रू होना चाहता है टू एनी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर रह रहे पर्सन के या तो पैसा मिल रहा है या उसका अमाउंट जो है ड्यू है, अभी तक मिला नहीं है, तो वो क्या कर सकता है, वो आपका पर्सन जो है कुछ रीजनेबल स्टेप्स उठा सकता है। वो अगर उसको पैसा रियलाइज करवाना है कि भाई मुझे पैसा चाहिए, तो वो पैसा रियलाइज करवाने के लिए कोई भी स्टेप्स जो है वो उठा सकता है। ठीक है, विद इन सच पीरियड सच एज मैनर स्पेसिफाइड इन रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ने जो भी आपको पीरियड बताया होगा भाई इस इतने पीरियड के बीच में आपको ये करना है, या रिजर्व बैंक ने बताया कि भाई इस तरह से आप अपना पैसा जो है निकलवा सकते हो, तो वो आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये सारे प्रोविजन जो है फेमा बताता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आप फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हो, और अगर पैसा नहीं मिल रहा है, ड्यू है, अभी तक नहीं आया है, तो आप वो कैसे निकलवा सकते हो, कैसे आपको जो है अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको किस तरह से आप डिक्लेयर करना है, हर चीज़ आपको डिक्लेयर करनी है आरबीआई को या जो भी अदर अथॉरिटीज़ है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पर जो है आपको फेमा अच्छे से समझ में आया होगा, उसके प्रोविजंस क्या क्या हैं वो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो यहाँ पर आपके पास 6 to 7 प्रोविजंस हैं। ठीक है, देन 6 प्रोविजंस है। देन यहाँ पे आपको डिफरेंस बताया फेमा और फेरा के बीच में। फेमा के अंदर 49 सेक्शंस थे, जिसमें से 12 सेक्शन जो थे वो आपके ऑपरेशनल पार्ट से रिलेटेड थे, बाकी सब पीनल प्रोविजन थे। फेरा के अंदर आपके 81 सेक्शन थे, जिसमें से 32 ऑपरेशनल पार्ट से रिलेटेड थे और बाकी सब आपके पेनल्टी और इन सब से डील करते थे। फेमा आपका सिविल लॉ है, जबकि आपका अगर फेरा की बात करें तो इसको कंसिडर क्या किया जाता था, क्रिमिनल लॉ कंसिडर किया जाता था। इसको क्या कंसिडर कर रहे थे आप, क्रिमिनल लॉ, ये सिविल लॉ है। ठीक है, द एक्ट अप्लाइज टू ब्रांचेस। ये एक्ट जो है आपके अगर ब्रांचेस ऑफिसर्स ब्रांचेस आउटसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल बाय अ पर्सन रेजिडेंट इंडिया, ये एक्ट किस पे अप्लाई होता है, कोई भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया या फिर आपका जो है पर्सन इन इंडिया जो इंडिया में रह रहा है, वो कोई ब्रांच ऑफिस जो है आपका कंट्रोल कर रहा है इंडिया से बाहर। ये एक्ट किस पे अप्लाई होता था, इंडिया के सारे सिटीजन्स पे जो है अप्लाई होता था। आप क्या कर रहा है फेमा कि आप यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन है कैपिटल अकाउंट में भी कर सकते हो, करंट अकाउंट से भी कर सकते हो, पर्सन या सर्विसेज लाइक न्यू टर्म्स और जो है ये सब इंट्रोड्यूस करते हो, इंट्रोड्यूस किया है फेमा ने।
फेमा ने क्या किया है, फेमा ने बोला आप कैपिटल अकाउंट से भी ट्रांजेक्शन करो, आप करंट अकाउंट से भी ट्रांजेक्शन करो, आप जो है यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज आपको देनी है, क्या क्या चीज़ें हैं, नए टर्म्स एंड कंडीशन जो है फेमा लेके आया। लेकिन फेरा जो था, फेरा ने क्या किया, यहाँ पे कोई भी न्यू टर्म्स जो है ये नहीं लेके आया था, कोई नए टर्म्स यहाँ पर नहीं इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है, नहीं बताए गए हैं। तो यहाँ पर फेरा और फेमा के बीच का डिफरेंस पता चल गया भाई, आपका फेरा और फेमा के बीच का डिफरेंस क्या है। आई होप कि आपको जो आज का टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आएगा, क्लियर होगा कि क्या फेमा क्या है और फेरा क्या है। ओके तो यहाँ पर आपके लिए जो है हम कॉमर्स का मेगा पैक लेके आए हैं। तो आप जो बच्चा जो भी पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है, 1 प्लस पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन हमारा ये मेगा पैक लेके कर सकते हो, ठीक है। तो आप बुक्स के साथ साथ हम आपके लिए जो है क्लासेस भी लेके आए, तो आप हमारे दोनों क्लासेस, दोनों चीज़ें जो हैं परचेज कर सकते हो। कैसे, मेरा कोड अप्लाई करके Y634 आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 78% ऑफ मैक्सिमम, अगर आप एप्लीकेशन से परचेज करते हैं, ठीक है। आपको बुक परचेज करनी है तो Y634S जो है इससे आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन जो है हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।